वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक भारत की खोज यह पढ़ने जा रहे हैं और भारत की खोज का यह चैप्टर नंबर दूसरा है जिसका नाम है तलाश। और तलाश इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। भारत की खोज यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अपने बेटी को इतिहास की जानकारी देते हुए लिखा है। यह पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य यही है कि आपको मतलब सारे बच्चों को भारत के इतिहास की जानकारी हासिल हो सके, इसीलिए यह पुस्तक आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। भारत की खोज यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस अंग्रेजी किताब का हिंदी अनुवाद है और इस पुस्तक के माध्यम से लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भारत के हर उस भाग का हमें वर्णन करते हुए हमारे इतिहास का, उसका सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक ये सारी चीजें इस किताब के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा लेसन जिसका नाम है तलाश। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू यह जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान थे, इन्होंने भारत की खोज करते हुए इस किताब को अपने अहमदनगर के जिला इस कारावास के दरमियान लिखा था। हमने पहले लेसन को पढ़ चुके हैं, उसमें बताया था कि किस प्रकार लेखक को इस किताब लिखने की प्रेरणा उस जेल में उनके जो सहयात्री थे उनके द्वारा भी मिली। उसके साथ हमने कुछ अन्य चीजें भी पहले लेसन में देखे थे। अब देखते हैं लेसन नंबर दूसरा तलाश, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यह जो आपका लेसन है वह बहुत ही लंबा है, लेकिन हम इसे कुछ अलग अलग सेशन में अलग अलग प्रकार से थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखते हैं लेसन तलाश। तलाश का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को खोजना, तलाश करना। तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के पंतप्रधान थे, लेकिन एक वैज्ञानिक अर्थात ज्ञानी विद्वान भी थे और उनके मन में अपने भारत के प्रति एक अटूट प्रेम होने के कारण वह उसके खोज को निकाल रहे हैं, अर्थात उसकी तलाश की ओर चल पड़े हैं कि लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखते हैं लेसन का पहला पैराग्राफ। तलाश भारत के अतीत की झांकी। अतीत मतलब हमारा भूतकाल। तो आज हम वर्तमान काल में भारत का जो रूप हम देख रहे हैं, तो उसके पहले हमारे भूतकाल में, हमारे बीते हुए कालों में हमारे भारत की झांकी किस प्रकार की थी, यह लेखक बता रहे हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो देखो, जब किताब लिखी तब लेखक का उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैंने बचपन में भारत का जो रूप मेरे सामने रखा गया था या भारत का जो वर्णन मेरे सामने कर दिया था वह कुछ अलग था और उसको मैंने उस समय कुछ अलग ही बातों के दौरान मैंने उसे भारत को अलग रूप से महसूस किया था। लेकिन अब जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ और उस मेरे बचपन की जो अवधारणा जो कि मेरे मन में जो भारत का चित्र छपा हुआ था, वह उसका जो चित्र था और आज का जो चित्र है वह उसमें क्या हो गया है, धुंधला रूप आने लगा है, अर्थात वह अस्पष्ट रूप
ले लिया है। तो देखो जैसे कि हम भी बचपन में रहते हैं तो कुछ बातें हम बचपन के उस उम्र के हिसाब से उस चीजों को हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बचपन में जो हमने चित्र उस किसी वस्तु के बारे में सजाया होता है उसमें परिवर्तन आता रहता है और हमें वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि जिन चीजों को, जिन भारत को मैंने बचपन में महसूस किया था वह आज जाकर इस उम्र में मुझे कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। तो बचपन का जो चित्र मेरे मन पर था वह अब अस्पष्ट रूप से सामने आ गया है और मेरे अभी के अनुभव, ताजा अनुभव मतलब आज के जो मेरे अनुभव है उसे मैं संवार रहा हूँ। आगे के परिच्छेद में लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखते हैं, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो देखो लेखक के मन में भारत के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न उभर रहे कि किस प्रकार की जो उसकी विशेषता है, क्या आज के युग में भी उसका नेतृत्व, प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है नेतृत्व करना, तो आज भी वह विशेषता, आज के युग में वह जो विशेषता है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसकी प्राचीन जो शक्ति थी क्या आज के युग में वह खो चुके हैं और उसकी वह जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खो चुके हैं या कुछ भी उसमें विशेषता बाकी है? फिर विशाल जनसंख्या होने के बावजूद भारत की जो जनसंख्या है, उसकी आबादी बहुत होने के साथ साथ उसके पास ऐसी क्या चीजें हैं कि भारत को हम विशेष रूप से जान सकते हैं और पुराने भारत का और आधुनिक भारत का हम किस प्रकार से उसका तालमेल कर सकते हैं? लेखक आगे कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक मनोहरी आलोचक की दृष्टि नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ, लेखक कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, अर्थात लेखक के प्रति मन में, भारत के प्रति लेखक के मन में जो देशभक्ति थी वह बचपन से उनके घर वाले पूर्वजों से वह देशभक्ति आई हुई थी। लेखक कहते कि इसके बावजूद मैं एक आलोचक की नजर से उसको देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसे देखा था नापसंद करता था। तो देखो यहाँ पर लेखक आलोचक का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज की आलोचना करना। आलोचक को हम समीक्षक भी कहते हैं कि देखो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे, इतने विद्वान हो चुके थे कि उनको जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से जीना उनको पता चल चुका था और इसीलिए उनका इस प्रकार से आलोचना करना यहाँ पर सही है। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। तो लेखक यहाँ पर कह रहा था कि आज मैं उसके आलोचक के रूप में आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन यह सही रूप में कर रहा हूँ या मैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। क्या मैंने भारत को सच में जान लिया है? उसके अतीत की जो विरासत है उसके बड़े हिस्से को मैं क्या करने जा रहा हूँ, खारिज करने जा रहा हूँ। मतलब उसके जो विरासत पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था।
तो लेखक कहता है कि जो जिस भारत के खोज में मैं निकला हूँ उसके पास ऐसा कुछ है जो उस जमाने से तो आज जमाने आप तक के जमाने तक जीवंत और टिकाऊ रहा है, और उसके साथ साथ वह सार्थक रूप में भी हमारे पास भारत के अस्तित्व के रूप में, वजूद के रूप में नहीं होता तो आज से हजारों वर्ष से लेकर जो सभ्य भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, यह भारत की जो पहचान है वह आज तक बनाई नहीं रखी जाती। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि कई हजारों वर्ष से लेकर हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति यही उसकी मजबूती का कारण बना है। तो लेखक यहाँ पर आगे प्रश्न पूछता है कि यह विशेष तत्व आखिर क्या था कि जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी तक टिकाए रखा था। आगे लेखक कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। तो लेखक कहते हैं कि देखो यहाँ पर हमने लेखक हमारी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और ये सारी चीजें हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं और 5th और 6th कक्षा के इतिहास में हमने ये सारी जानकारी हासिल की है। तो लेखक उस सिंधु घाटी की उस अस्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर, एक चट्टान पर खड़ा था और मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो देखो जो अवशेष सिंधु घाटी में मिला था, हमने इतिहास में पढ़ा है, उसका वो कितने हजार वर्ष पहले का बनाया हुआ था, वो लगभग 5000 वर्ष पहले का वह मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि वह कहा जाता है कि वह प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। मतलब देखो आज हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है विकसित हो गया है, लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि जो 5000 वर्ष पहले जो मोहनजोदड़ो की संस्कृति हमारे सामने आई थी, उसकी सभ्यता जो आई थी, तो वह उस समय भी विकसित ही थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन और आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो लेखक यही कहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भी अगर विकसित सभ्यता हमारे सामने आती है तो उसका आधार क्या है कि वह ठेठ उसका भारतीयपन और आधुनिक भारतीय सभ्यता, जो आज हम बोलते हैं कि आज आधुनिक भारत की सभ्यता है, तो इसका जो आधार स्तंभ है वह 5000 वर्ष पहले की विकसित सभ्यता ही थी। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। तो देखो अगर आज देखते हैं हम भारत के आधुनिक भारत के रूप में बहुत सारे संस्कृतियां हमारे सामने आती है, लेकिन वो कितने साल तक टिक पाते हैं? देखते हैं कि 2-2, 3-3 साल तक एक हाथ संस्कृति, एक हाथ प्रचलन होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह बंद हो जाती है। तो लेखक के मन में ऐसे ही प्रश्न आता है कि जो वह 5000 साल पहले जो सभ्यता और संस्कृति जो आज के सभ्यता का आधार बनी हुई है, क्या इतने साल तक वह इसका विकास तब भी था और आज भी है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेखक के मन में आ रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि फारस, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। मतलब देखो उस समय 5000 वर्ष के पहले जब सिंधु घाटी का हमने वर्णन शुरुआत की थी, तो इतिहास में हमने पढ़ा है कि उस संस्कृति का, उस सभ्यता का
आज भारत के आजू बाजू में जितने भी देश थे उनके साथ निकट संबंध रहा था। तो देखो कभी कभी हम कैसे, मतलब अभी भी ऐसे ही होता है कि हम अन्य देशों की संस्कृति हम उनका अनुकरण करते हैं, हमारी संस्कृति का अनुकरण बाकी अन्य देश के लोग करते हैं। तो उस समय भी भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, तो ये जो अन्य देश थे भारत के आजू बाजू में, उनसे हमेशा निकट संपर्क रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों का अनुकरण करते हुए भी हमारी संस्कृति उस समय भी बहुत ही मजबूत रही थी। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो लेखक ये कहते हैं कि जो अन्य निकटवर्ती जो देश थे उन्होंने भी हमारे संस्कृति को प्रभावित हुए, हमारी संस्कृति से वे प्रभावित हुए, बल्कि हमारा देश भी उनके संस्कृति से प्रभावित हुए। लेकिन उसका सांस्कृतिक आधार, हमारे देश का सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि हमारे जो सांस्कृतिक और सभ्यता थी, भारत की विशेषता, वह बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं आए, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आया। तो लेखक के मन में और एक प्रश्न आता है कि इस मजबूती का रहस्य आखिर है क्या? अब लेखक आगे किस प्रकार भारत के वर्णन के विशेषता को बताते हैं, ये इसके अगले सेशन में देखेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।